So, dear students, I welcome you all in the channel which is Quantum Geography. तो आप सभी के प्यार से the blessings of Ma Saraswati, the blessings of my mother, and with the dedicated and the support of you all, I am starting a channel which is totally dedicated to the CBSC 12 Geography subject matter. तो बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल नज़दीक है, हम आज जो चैप्टर डील करेंगे वो करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड इसको बिना समय गंवाए हम लोग स्पीडीली करेंगे और कंसेप्चुअल करेंगे। साथ ही साथ हम दूसरा चैप्टर ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड इसको। नाउ द पॉइंट इज द अर्थ कंप्राइजेस टू मेजर कंपोनेंट। हम सभी ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है। हमने 11th क्लास के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी, हाइड्रोलॉजी पढ़ी, ओशनोग्राफी पढ़ी। तो सभी नेचुरल एस्पेक्ट है, यानी तो हमें नेचर ने दी। द अर्थ कंप्राइजेस टू मेजर कंपोनेंट। द फर्स्ट वन इज नेचर। नेचर मीन्स फिजिकल एनवायरमेंट एंड लाइफ फॉर्म द ह्यूमन। तो देखिए देखो बेटा, नेचर जो है वो हमें गाइड कराती है फिजिकल कंपोनेंट, और एज ए ह्यूमन बीइंग हम नेचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरमेंट। एट द अदर हैंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपको नेचर ने जो दिया है उसके साथ ह्यूमन किस से इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन जो है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेचर के साथ डिफरेंट से इंटरेक्शन करता है। And what is human geography? Human geography is the relationship between the physical, natural, and world. The spatial distribution means the distribution on different locations of human phenomena and how they come about the social and समझिए बात क्या है। इस बात को समझिए आप सबसे पहले कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर फिनोमिनाज अवेलेबल। अगर वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनाज अगर अवेलेबल, तो ह्यूमन का इंटरेक्शन जो है वो भी अपना उसी हिसाब से चेंज। तो क्या करता है ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। नाउ देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डुअलिज्म। अब सबसे पहले हमें का मतलब क्या है ये डुअलिज्म के बारे में। डुअल थिंक हर सब्जेक्ट के अंदर इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ए मैटर ऑफ डिस्कशन। सब्जेक्ट मैटर हमें क्या पढ़ना चाहिए। डुअलिज्म या यही डबल जो हमारी जो थी या ज्योग्राफर्स की जो हमारे जो डुअलिज्म, डुअलिज्म का मतलब कि डबल थिंकिंग या डुअल व्यू। अब देखिए, ज्योग्राफर्स जो अर्ली जो उन्हें कहा जैसे फिजिकल और ह्यूमन। ज्योग्राफर्स ने कहा भाई आपको जो ज्योग्राफी पढ़नी है उसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट्स। फिजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब क्लास 11th याद करो बेटा। क्लास 11th के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट हमने जो भी पढ़ा, लेकिन हमने वहाँ पर ह्यूमन की चर्चा। ज्योग्राफर्स ने कहा कि नहीं भाई, खाली फिजिकल पढ़ने से नहीं होगा, आप ह्यूमन को भी इसके अंदर इंक्लूड करो। ये क्या हुआ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैटर के अंदर ही डबल व्यूज, डुअल व्यूज। एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने कहा ये जो ज्योग्राफी जो पढ़ी जानी चाहिए वो रीजनल पढ़ी जानी। रीजनल का मतलब कि आप किसी एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो और रीजन्स की स्टडी करो। इसको हम बोलते हैं रीजनल स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। नहीं, कुछ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, आप कुछ ऐसा करो कि हम कुछ ऐसी थ्योरी बनाए बनाए एनालाइज्ड हो, सिस्टमैटिक हो, और हम उन लॉज को या उन हम ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ हम उनको अप्लाई कर सकते। ऐसा ही एक डुअलिज्म है तो हम बोलते हैं नोमोथेटिक एंड ज्योग्राफिक। नोमोथेटिक का मीन है आप किसी सब्जेक्ट मैटर
राइजिंग कर रहे हैं या लॉ मेकिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और आइडियोग्राफिक का मतलब होता है कि आप उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं अपने आप बात को। तो करीब करीब हम ये कह सकते हैं, तो जर्नलाइजेशन है, तो जर्नलाइजेशन है और ये जो राइजिंग है, करीब करीब एक जैसे सेम है। लेकिन टर्म्स के अंदर मैं कहूँ कि डुअलिटी के हिसाब या फिर मैं डायक्टोमी के हिसाब से कहूँ, नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स एंड शुड इन होलिस्टिकली। देखिए, इन प्रैक्टिस हम नेचर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनको होलिस्टिकली देखना है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर described in metaphors used from human anatomy। देखो, ध्यान करो, हमने 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक था साइक्लोन। हमने जब साइक्लोन पढ़ा तो जब हम उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे तो हमने क्या कहा था, आई ऑफ द साइक्लोन। कहने का मतलब ये कि हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनास को ह्यूमन के बॉडी पार्ट से या ह्यूमन फिनोमिना से हम उनको रिलेट करते हैं। वन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, snout ऑफ द ग्लेशियर। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम पढ़ते हैं डेल्टास, डेल्टास का हमने कहा कि बर्ड फुट डेल्टा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारे फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स हैं, हम ह्यूमन की बॉडी से या ह्यूमन के जो बॉडी पार्ट्स हैं हम उनको से कनेक्ट करते हैं। जर्मन ज्योग्राफर डिस्क्राइब्ड द स्टेट कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, ये जब आप अभी थोड़ा आगे कुछ जब senior आप पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जर्मन ज्योग्राफर्स हैं, में से कुछ ज्योग्राफर्स ने जो स्टेट या कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा है। तरीके से हम नेटवर्क ऑफ रोड की बात करते हैं, रेलवेज की बात करते हैं, वाटरवेज की बात करते हैं। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इस जो स्लाइड की जो समरी है वो ये है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इन दोनों का इंटरेक्शन, देन डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। व्हाट कैन बी द डुअलिज्म? कैन बी in the way of law making or descriptive. Law making is called nomothetic, descriptive is called ideographic, regional or systematic, physical और human। ज्यादा dualism, dual views है कि हमें कैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। हालांकि हम जब पढ़ते हैं तो हम डुअल व्यूज को हम दोनों को मिला करके पढ़ते हैं, लेकिन इन द स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिले। नाउ we are discussing the geography, the nature of human geography, and the different definitions given by the different geography। बेटा देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जब जब आपके पास एक प्लेन क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आपके पास ये प्लेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आपको क्या करना है, आपको करना है, आपको अपनी वाली डेफिनेशन नहीं देनी है जो आपने अपने मन से बनाई हुई है, आपको वो डेफिनेशन है जो कि ज्योग्राफर ने दियो। आपको उस डेफिनेशन कोट करना है, ठीक है। हमें अपनी वाली डेफिनेशन नहीं देनी है, हमें किसी ज्योग्राफर की डेफिनेशन को कोट करना है। ये क्या होता है, उससे एग्जामिनर होता है उसको मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द, दिस इज द जनरल डेफिनेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशंस। फर्स्ट पॉइंट, what we are going to study, what the human geography is going to study, the interrelationship, the physical environment and socio-cultural environment created by human beings। क्या है भाई ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप between the physical environment and socio-cultural environment created by human beings, well interaction with, this is a general definition। ये जो हम जो डेफिनेशन बात कर रहे हैं, जनरल डेफिनेशन, हम अभी बात करेंगे कि रेडजेल, सैम्पले, विडाल डी लाब्लाश, इनकी डेफिनेशन क्या 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 डिफरेंस, और हमें इनको इजी कैसे याद करना है। स्पेशली कभी कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में इनकी
डेफिनेशन दे करके ज्योग्राफर्स का नाम भी पूछ, राइट? While physical environment has been greatly modified by human, has also in turn affected. Now, let's see what are the different definitions given by different geographers are noteworthy. Now, the definition of red cell. देखो इसको हमें याद कैसे करना है, ध्यान से समझ। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द, देखिए बेटा, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ। कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे आप सभी। द फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेड जेल। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट इज सिंथेटिक स्टडी। सिंथेटिक मीन समथिंग डन बाय ए मैन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो देखिए रेड जेल जो अपनी डेफिनेशन में ह्यूमन को एज ए सोसाइटी कंसीडर कर रहा है और कह रहा है कि इनका जो इंटर रिलेशन है ह्यूमन सोसाइटी का किसके साथ? अर्थ सरफेस। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, आपको एक बार ना इनमें से आप किसी डेफिनेशन कोट करें। मेरा ये मानना है, एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप जनरल डेफिनेशन ना दे करके और अगर आप किसी ग्राफर की डेफिनेशन को अगर कोट करेंगे, दैट विल बी बेटर इन योर एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट ज्योग्राफर इज एलन चर्चिल सैम्पले। व्हाट शी सेज, ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, सैम्पले कह रही हैं कि द रिलेशनशिप इज चेंजिंग, मैन इज अनरेस्टिंग एंड अर्थ इज आल्सो अनस्टेबल। यानी कि देखो इनडायरेक्टली सैम्पले कह रही है कि तीनों ही चीजें जो है वो स्टेबल नहीं है। रिलेशनशिप भी चेंज हो रहा है, मैन भी अनरेस्ट है, यानी कि ह्यूमन बीइंग भी अनरेस्ट है, और अर्थ का जो सरफेस है या अर्थ जो है वो भी अनस्टेबल। मेरा ये मानना है कि अगर, क्योंकि पॉल विडाल डी लाब्लाश की जो डेफिनेशन वो थोड़ी सी हार्ड है, बेटर आप इनमें से डेफिनेशन नोट करें। नाउ द नेक्स्ट ज्योग्राफर हु गेव द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी इज Paul Vidal de la Blache. What he says, it is conception. Conception means you are reaching on any result. You are reaching on something resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws. Physical laws को पहले आपको knowledge लेनी पड़ेगी, governing our earth and of the relationship the living being which inhibit. क्या कह रहे हैं पॉल विडाल डी लाब्लाश? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि आप जो भी कंसेप्शन करते हैं वो कंसेप्शन कहाँ से आएगा? और आएगा कल रोज की बेस से और रिलेशन बिटवीन द लिविंग, कल लॉज की आपको नॉलेज हो और उनका वंश के साथ कैसा रिलेशन हो, इस पे आएंगे, ठीक है? तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें, ध्यान से समझिए, अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो हम इसको कैसे समराइज करेंगे? ध्यान, समराइज कैसे करेंगे? देखिए, we have geographers. The first one is Redzel. The second one is Temple. And the third one is Vidal D. Laplace. क्या देखेंगे हम इसके अंदर? देखिए, फ्रेडरिक रेडजेल जो है, उनकी डेफिनेशन में क्या है? सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इसके बीच में ध्यान से देखिए, के बीच की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी, शॉर्ट, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, दोनों के एक रिलेशनशिप, उनकी बात कर रहे हैं रेड सेल। देखिए टेम्पले क्या कह रहे हैं? टेम्पले कह रही है कि द रिलेशनशिप इज डायनेमिक,
the relationship is dynamic, man is unresting, and the earth surface is also unstable. हम वही डेफिनेशन याद करें इसमें। थर्ड अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। दोनों की डेफिनेशन अगर आप कोट करेंगे इन ए क्वेश्चन विच इज कमिंग विच मे कम इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपको 6 मार्क्स देखते हैं। नाउ आउट द डिफरेंट ह्यूमन, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको क्या है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट with the help of technology. First thing, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या मतलब, देखिए समझिए, मन नेचर से कैसे इंटरेक्ट करे, ना इंटरेक्ट करेगा, ना एडवांटेज लेगा, ये डिपेंड करता है मन के पास की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने सुना है, हमने बार बार इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, जियोग्राफी में पढ़ा है, डेवलप्ड वर्ल्ड क्या मतलब है, डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड क्या मतलब है इस बात का। वो कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का अडेप्ट, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी बहुत हाई है। ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बात करते इंसानों ने एरोप्लेन बनाया, क्या बनाया बेटा, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन कब बना पाए, तब उन्होंने डायनेमिक्स समझी, फ्लाइंग की डायनेमिक्स क्या होती है ये समझी। तो आप समझिए, human beings were able to develop technology after they developed a better understanding of natural law. Knowledge about nature is extremely important. Develop technology, and technology lessens the cycles of environment on सेकेंड लाइन को हम लेकिन हम सबसे पहले समझते हैं मन का जो इंटरेक्शन है वो उसके फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल या नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कैसा होगा या कितना होगा, ये डिपेंड करता है मन पास्ट टेक। अब आप ध्यान से समझ, अब हम कहते हैं कि प्रिमिटिव ह्यूमन, प्रिमिटिव ह्यूमन का मतलब क्या है भाई, या प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। प्रिमिटिव सोसाइटीज का मतलब है लेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट। फिर में देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। द फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। नेचुरलाइजेशन, देखो ध्यान समझो, फर्स्ट वर्ड पकड़ो कौन, फर्स्ट वर्ड इज नेचुरलाइज। का मतलब ये वंश जो है उनका क्या हुआ, नेचुरलाइज। इट मीन्स ऑल द एक्टिविटी इन दिस सिनेरियो, all the activity of human beings are controlled by the nature and the nature is overpowered। ओवरपावर्ड का मतलब होता है कि नेचर जो है ह्यूमन को टोटली कंट्रोल कर रही है इन द अर्ली स्टेज। ऐसा कब होगा, जब सोसाइटी कैसी होगी, प्रिमिटिव। टेक्नोलॉजी तो है नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है ना, उन्होंने कुछ लॉज समझे हैं, उन्होंने लॉज भी नहीं समझे हैं नेचर के, तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं कर पाए हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ इंटरेक्शन, व्हाट इज इट, इट इज द अर्ली स्टेज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। डिक्टेट्स का मतलब समझते, डिक्टेट्स का मतलब है कि नेचर डिक्टेट कर रही है, नेचर इज दैट मच ऑफ पावरफुल, तो ह्यूमंस की अपने अकॉर्डिंग चला रही। नेचर इज ए पावरफुल फोर्स
In this scenario, nature is worshipped, revered, and conserved. There is direct dependence of human beings on nature for resources which sustain them. The physical environment for such society becomes the मदर नेचर. इट मीन्स अगर हम को मदर नेचर का टैग दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पावरफुल ह्यूमन को जो कंट्रोल कर रहा है क्या है, नेचर है. तो बिकॉज लेवल ऑफ टैग as low means the society is low and the stage of human social development was also primitive. At that slow technology and there is presence of naturalized human very much important. तो बेटा नेचर कंट्रोल ह्यूमंस को, हमने इसको क्या कहा, civilization टर्म और आती है एनवायरमेंटलिज्म. क्या है भाई एनवायरमेंटल? कौन डिटरमाइन कर रहा है ह्यूमन को? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मीन्स नेचर डिटरमाइन कर रही है. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी and strong forces of nature was termed as environmentalism. So, when society is primitive, it means they have less technology, means all the natural forces will control the activity of the humans, means we can say the nature is what we can say the human. Call it civilization of humans or environmental determinism. आ रहा होगा आप इसके आपने आईटीज का लगाया है यहाँ पर, जिसके अंदर की आप देख सकते हैं कि दे आर एक्चुअली द प्रिमिटिव टू एंड दे मे बी वर्शिपिंग, दे मे बी अफ्रेड ऑफ द नेचर इज नाइजेशन. सा मैंने डायग्राम में, अब देखिए जरा एक बार इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं. आपको दिख रहा है कि एक बड़ी सी जो कि वाटर के अंदर चल रही है. अच्छा एक बात बताओ, वाटर जो है ये तो एक तरीके से नेचुरल कह लो, तो क्या आने से पहले क्या वाटर नहीं था, अवेलेबल था? वैसे ताकि कैसे यू ले सकते, तो हमने शिप बनाई. क्या इस वाटर को है point? देखिए व्हाट इज इट, दिस इज ह्यूमनाइजेशन. ह्यूमनाइजेशन नेचर का ह्यूमनाइजेशन है. ह्यूमनाइजेशन है हाउ द नेचुरल फोर्स आर understood by the people or human, and now they are working with nature, but वो नेचर लेने लग अब डायरेक्टली नेचर से ये सीख गए हैं. नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बी एंड स्लोली क्या है ह्यूमनाइज्ड. क्या है भाई, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन slowly nature gets humanized and starts bearing the human end. क्या समझ में आया बात से हमें? वाटर ऑलरेडी अवेलेबल था जो कि एक एस्पेक्ट था, नेचुरल एस्पेक्ट था, लेकिन द टेक्नोलॉजी, द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी
हमने शिप्स बनाई, और अब तो हमने वेसल्स तक बना लिए जिनको हम हिंदी में पनडुब्बियां भी कहते हैं. द पीपल अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ द passage of time. With social and cultural development, humans develop better and more efficient. अगेन देखिए, क्या है वो चीज जो कि नेचर का ह्यूमनाइजेशन कर रही है? टेक्नोलॉजी, स्किल्स. दे मूव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी स्टेट ऑफ फ्रीडम. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. क्या मतलब है? जब आप टोटली नेचर पे डिपेंडेंट थे तो आपकी वो नेसेसिटी थी, लेकिन अब जैसे जैसे आपने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया, आपकी फ्रीडम बढ़ी, आपकी चॉइसेस बढ़ी, आप नेचर से बहुत ज्यादा लेने लग गए. दे क्रिएट पॉसिबिलिटी. द रिसोर्सेज obtained from the environment, the human activity, it cultural landscape. Possibilities. How you got possibilities? The टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. तो क्या हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं. द अर्लियर स्कॉलर टर्म दिस एज पॉपुलिज्म. और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, एक बड़े इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है, पॉल विडाल डी लाब्लाश. ही वाज द पर्सन हु गेव द टर्म पॉसिबिलिज्म. चलिए तो एक बार देखते हैं, एक बार उसकी समझ पर कोशिश. अभी अभी हमने पढ़ा बेटा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा है पॉसिबिलिज्म. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो अदर नाम है वो क्या है भाई? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, और इधर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. यहां पर हमने क्या कहा? नेसेसिटी. यहां हमने क्या कहा? पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी से और नेसेसिटी तक आने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी. अच्छा एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी आने से पहले हम कैसे थे? प्रिमिटिव. अभी कैसे बने भाई? मॉडर्न बोल लो इसको. बात बराबर. होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे. एक बार थोड़ा ही ध्यान रखिएगा, हालांकि बुक में ये है नहीं. पॉसिबिलिज्म जो टर्म है वो दी थी ग्रेट ज्योग्राफर पॉल विडाल्डी लाब्लाश. देखिए, एक तरफ हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, ऐसा समझिए. ये कह सकते हैं कि ऑन द नॉर्थ पोल वी हैव एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ऑन द अदर हैंड वी हैव पॉसिबिलिज्म. तो यहाँ पर तो कौन कंट्रोल कर रहा था सभी चीजें? यहाँ पर कौन पावरफुल है? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या अपना बैलेंस करें? बैलेंस के लिए हम क्या कह सकते हैं? मिडिल पाथ है. मिडिल पाथ है, हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यम मार्ग. में भी लिखा हुआ है मध्यम. अच्छा, इसको हमने क्या कहा था? एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट. को हमने क्या कहा? पॉसिबिलिटी. ये जो है ये है डिटर्मिनिज्म. क्या है अभी? देखो बेटा, ग्रिफिथ टेलर पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनता है. हमारी ऑब्जेक्टिव आ भी चुका है कि हु द टर्म ऑफ द नियो डिटर्मिनिज्म. ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस्ड द अनदर कंसेप्ट which reflects a middle path, madhyam marg, madhyam, middle, in between the environmental determinism and positivism, between the two ideas of environmental determinism and positivism. He termed it as neo determinism, और इसी का दूसरा नाम है stop and. why termed it stop and go? एक्चुअली में उसने कोशिश करी जो ग्रिफिथ टेलर थे उन्होंने कि हम इसको एक रेड लाइट से समझ. रेड लाइट देखिए, देखिए, रेड लाइट मींस स्टॉप. amber light provides a gap between red and green lights, get set and green light go. क्या मतलब है इन चीजों? देखिए हम पिछली स्लाइड पे वापस आएंगे.
Environment is a controlling factor. One always tries to get maximum from the environment. Now suppose environment is not permitting us get more and more from the environment. So there should be stop का मतलब है अगर आप एनवायरनमेंट से लेते जा रहे हैं एक समय ऐसा आएगा ना जब आपको अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। कि आज हम देखते भी देखो एक्चुअल में डिटरमिन आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर क्या कहते हैं देखो टेलर यू शुड स्टॉप वेट एनवायरनमेंट इज गिविंग यू रेड सिग्नल शुड वेट एंड इफ इट इज ग्रीन शुड run. The concept shows that neither there is a situation of absolute necessity. It means necessity को हम किससे जोड़ते हैं environmental determinants से red light nor is there a condition of absolute freedom. It means possibility green light. It means that human being can conquer nature by हम कभी भी environment को ये नहीं कर सकते हम उसको जीत सकते हैं लेकिन कब तब तक जब तब हम उसको ओबे करेंगे। ओबे कैसे होगा? ओबे ऐसे होगा अगर आप एब्सोल्यूट नेसेसिटी की तरफ जाएंगे या फिर एब्सोल्यूट लिबर्टीज की तरफ जाएंगे तो आपकी एक लिमिटेशन दे हैव टू रेस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स एंड कैन प्रोसीड इन देयर परसुइट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन। इट मींस दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स। जब हमने कह दिया ना लिमिट्स लिमिट्स का मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की which do not damage the environment as there is no free run without the accident। क्या हुआ तो मतलब हुआ हमें अगर डेवलपमेंट करना है towards the environment and there is a limit of development there is a limit हमें कितना एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करना है और अगर उन रेड सिग्नल्स को नहीं देखेंगे देयर विल बी एन एक्सीडेंट। द फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमी अटेम्प्टेड टू टेक हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन द ग्रीन हाउस। देखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं का आउटपुट हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेज ने सीधा सीधा आपके जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया है उससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ओजोन लेयर डिप्लेशन क्रिएट हुआ है ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ये क्या हुआ कि आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे 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 करने लग गए और उनका धीरे धीरे पिघलने लग गए। द नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग बैलेंस नलिफाइंग द आइदर और। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली पॉसिबिलिज्म की तरफ चले जाएं ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ चले जाएं। अगर ह्यूमन को डेवलपमेंट करना है और स्पेशली अगर सस्टेनेबली डेवलप करना है बैलेंस इट वे अहेड टू सस्टेनेबल है समझ में। देखो इन तीनों ना कहीं हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन या तो आपसे एनवायरमेंटल डिटर्मिन या फिर आपसे एग्जामिनर पॉसिबिलिटी पूछे या फिर आपसे न्यू डिटर्मिन। अच्छा वो ये भी मध्यम मार्ग क्यों बोला मध्यम मार्ग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बैलेंस बिटवीन द एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म एंड द पॉसिबिलिटी। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो नजदीक हैं वन शॉट हम कोशिश करेंगे कि कंसेप्चुअली भी समझे थोड़ा फास्ट समझे। देखिए कि टॉपिक है आपके में दिया हुआ अप्रोच। अब अप्रोचेस का मतलब सब्जेक्ट को किस तरीके और सब्जेक्ट किन कंसर्न करता तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच हम दो तीन पहली बात तो ये है कि वो ये भी हो सकता है कि 5 डायरेक्ट पूछ ले अप्रोचेज द ह्यूमन जो और ये भी हो सकता है कि इनमें मैचिंग भी है। तो चलिए देखते हैं क्या अर्ली कॉलोनियल नाउ अर्ली colonial period was the time when especially the Europeans
are traveling from the Europe to the other parts of the world. For what? They are actually, they are hungry of the resources world. They want to more and more resources world and want to earn profit. चलिए देखते हैं। अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मतलब है जब कॉलोनाइजेशन से पहले का पीरियड। तो पहले के पीरियड में यूरोपियंस क्या कर रहे थे, आप मुझे बता सकते हैं? तो पहले के पीरियड में यूरोप कर रहे थे, आपके इंडिया में भी आए थे यूरोपियन, नो डाउट। सपोज कर लो ये क्या कर रहे थे, यहाँ से यूरोप से निकल के वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। ट्रेवल कर रहे थे तो क्या कर रहे थे भाई, एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, राइट। देखिए, इन द अर्ली पीरियड ऑफ colonial era there were exploration and description। ध्यान से समझें, अप्रोच का नाम है एक्सप्लोर एंड डिस्क्रिप्शन। इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट prompted the discovery and exploration of new areas। आपका चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, इनका जो एक्सप्लोरेशन जो हुआ, इनकी जो डिस्कवरी हुई, क्यों हुई? क्योंकि ओपियंस जो हैं ट्रेड इंटरेस्ट से वो दुनिया में घूम रहे थे कि मिलने। an encyclopedia description of the area formed an important aspect of Earth's है भाई, एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी एरिया को, डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज करो वो इंडिया आए और इंडिया आकर के उन्होंने इंडिया को डिस्क्रिप्शन और उसको नोट करके, उन्हें क्या फायदा? पास एक इंडिया के अंदर रिसोर्सेज उन्हें क्यों चाहिए थे? क्योंकि उनके अपने ट्रेड इंटरेस्ट। आगे देखिए, इसके बाद आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड। लेटर कॉलोनियल पीरियड का मतलब है जब कॉलोनीज बन गई और जो यूरोपियंस हैं, स्पेशली हम यूरोपियंस हैं, वो सेटल डाउन हो गए। दैट वाज द टाइम एंड द अप्रोच वेरी मच इंपॉर्टेंट, रीजनल एनालाइज। क्या है रीजनल एनालाइज? बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और इनकी स्टडी करो रीजनल, इनकी छोटे छोटे पार्ट्स की अलग अलग स्टडी करो और इन सब की अलग अलग स्टडी करके इनको एक कर दो, होल बना दो। देखिए, एलोबरेट description of all aspect of region were undertaken। The idea was that all the regions were part of a, कि आपके पास कोई बड़ा रीजन है, यानी कि हम अर्थ को ही कह लें। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम पूरी अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ही, ह्यूमन जोग्राफर्स का स्पेशली कंसर्न यही रहता है, कंसर्न जो है वो यही है कि आप पूरे जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, तो आप एक तरह या फिर जनरलाइज ना पढ़ के उसको हम रीजनली पढ़ते हैं। बच्चों देखिए, सॉरी फॉर द हॉल्ट।
द आइडिया वाज दैट ऑल द रीजन्स वर पार्ट ऑफ ए होल। करना क्या है, रीजनल अप्रोच क्या कहते हैं, हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, जब हम जनरलाइज अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि रीजनल अप्रोच के अंदर हम किसी बड़े होल पार्ट को डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, डिफरेंट स्मॉल स्मॉल रीजन्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, फिर उनके हम अलग अलग स्टडीज करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स इन टोटलिटी वुड लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग द होल। अलग अलग सबको अगर आप दें, अलग अलग हम किसी बड़े लैंड एरिया का सरफेस या किसी बड़े फिजिकल एस्पेक्ट का अगर हम छोटे पार्ट्स रीजन में डिवाइड, ये तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड जो था आपका था, ध्यान रखेंगे एक्सप्लोरेशन, ये मैचिंग भी करवा सकता है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। लेटर कॉलोनियल पीरियड आया आपका है, उसके अंदर एनालिसिस। देखिए, नाउ द टाइम वाज 1930s to the interwar period, and the new term came aerial difference. That term was given by the Richard Hudson. The focus was on identifying the uniqueness of any region and understanding how and why it was। देखिए, देखो बेटा, बहुत अच्छे से समझिए एरियल डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो, आपने किसी पार्ट को या किसी बड़े होल, आपने उस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। नाउ इन दिस अप्रोच व्हाट वाज द फोकस? द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस। आपने पार्ट वन का यूनिकनेस देखा, पार्ट टू का यूनिकनेस देखा, पार्ट थ्री का यूनिकनेस देखा ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये सभी अलग अलग क्यों हैं, व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हमने वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। लेटर कॉलोनियल पीरियड, रीजनल एनालिसिस। 1930s थ्रू इंटरवार, इंटरवार पीरियड का मतलब है वर्ल्ड वार वन भी हो गया, वर्ल्ड वार सेकंड भी हो गया। यहाँ पर जो आपके पास अप्रोच आई वो आई एरियल डिफरेंशिएशन। नाउ लेट 1950, लेट 1960, आपके पास जो अप्रोच आती है ज्योग्राफी के अंदर आती है, बेटा ये बहुत एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। द अप्रोच इज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, द टेक्निक वाज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। देखिए, it was marked by the use of computer and sophisticated statistical tools। क्या हुआ इस टाइम पे, आपने कंप्यूटर, ग्राफ, स्टैटिक्स को आप ज्योग्राफी में यूज में लेने लगे। लॉज ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप and analyze human phenomena। This phase was called quantitative revolution। अप्रोच नहीं है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, अप्रोच इज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। और इस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखिए, 1960s तक स्पेशल ऑर्गेनाइज, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और एक बार वापस से मगअप करते हैं चीजों को। अर्ली कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमारे पास आया एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। लेटर कॉलोनियल पीरियड के अंदर रीजनल एनालिसिस। 1930s और इंटरवार जो पीरियड था उसके अंदर आपके पास आता है एरियल डिफरेंशिएशन। आफ्टर दैट इन द 1950s, the 1960s, you will have spatial organization, the technique was quantitative revolution। and in the 1970s, the emergence of geography called as humanistic school, radical school and behavioral school। it is a result of discontentment with the quantitative revolution। देखिए होता क्या है, होता ये है कि बहुत सारी थ्योरीज बनी और बहुत सारे स्टैटिक्स यूज में लिया गया, हर चीज की मॉडलिंग करी जाने लगी। ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे ह्यूमन जो है, या ह्यूमन का जो सर्वाइव का जो करने का जो तरीका है, या सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ चेंज हो रहा है और उस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। तो कुछ नए स्कूल आए, स्कूल का मतलब नए कुछ थॉट्स आए। क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंटमेंट का मतलब है कि आपने अर्ली जो भी थ्योरीज है आप उनसे संतुष्ट, आप उनसे डिसकंटेंट रखते हो। इट इज द रिजल्ट ऑफ डिसकंटेंटमेंट विद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड इट्स इज मैनर। यानी कि इन जो अर्ली जो थ्योरीज थी, जैसे कि हमने जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है कि
when geography was made, मैथमेटिकल जो टूल्स फर्स है आपस से आपका जो आपके पास वेलफेयर, रेडिकल एंड बिहेवियर, सिंपल सा है कुछ भी। वेलफेयर का ही दूसरा, ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द एंड वेलफेयर, वेलबींग। तो आपकी बेसिक कम्युनिटी, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम हाउसिंग आती है। आपके पास रेडिकल मार्क्स पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है मार्क्स की थ्योरी। द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन, याद करो, कैपिटलिज्म द मेन कॉज ऑफ unbalance of the radical school of thought employed Marxian basic deprivation and social contemporary social related to of Marx क्या कहता है every problem of the capitalistic society. The next Gabriel laid the great emphasis on lived experience, perception, etc. आप क्या आते हैं उसके बाद, एंड द लास्ट एंड फाइनल वन हम स्टेप कर रहे हैं। ये एक टेबल है, आप इसके अंदर इजीली मेरे हिसाब से अगर यहाँ काफी है पढ़ेंगे, ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, सेटलमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। यहाँ से जो आपके पास एक जो मेरे हिसाब से आपके पास सेफोलॉजी से पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक ब्रांच है, सब फील्ड है इलेक्ट्रल, और का जो इंटरफेस, राइट। एक आप ये ध्यान रखेंगे एपिडेमियोलॉजी, मेडिकल ज्योग्राफी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।